आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। एबीपी न्यूज पर मास्टर स्ट्रोक अब शुरू होने को है। आज मास्टर स्ट्रोक में विश्लेषण अग्निपथ योजना पर मचे बवाल की करेंगे। 14 अप्रैल यानी आज से 6 दिन पहले सरकार ने सेना में भर्ती की नई स्कीम का ऐलान किया और इस ऐलान के साथ ही विरोध का रण भी शुरू हो गया। सिर्फ 24 घंटे में विरोध की आग हिंसक हो गई। रेलवे की हजारों करोड़ की संपत्ति खाक हो गई। प्रशासन की सख्ती के बाद हिंसा की आग जरूर ठंडी हुई है, लेकिन विरोध की आग शांत नहीं हुई है। आज भी कई जगह पर ट्रेनें रोकी गई है, विरोध प्रदर्शन हुए हैं और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि बदलाव की किसी योजना का इस तरह से विरोध हो रहा हो। इतिहास गवाह है, यकीन मानिए, हिंदुस्तान का इतिहास बताता है कि जब जब देश में बदलाव की कोई योजना लॉन्च हुई है, इसी तरह विरोध की आग भड़की है। हाल ही में कृषि कानूनों पर हमने यही देखा और अब अग्निपथ योजना ऐसे ही विरोध के चक्रव्यूह में फंसी हुई है। तो सवाल यह है कि क्या भारतीय राजनीति रिफॉर्म विरोधी है? क्या भारतीय राजनीति में दूरदर्शिता की कमी है? क्या रिफॉर्म वोट बैंक की राजनीति का शिकार हो जाते हैं? आज इन्हीं के जवाब तलाशने हैं मास्टर स्ट्रोक में। इन सवालों की पूरी पड़ताल आपके सामने मैं रखूं, उससे पहले दिन भर की सभी बड़ी खबरें रफ्तार के साथ देखते हैं। बेंगलुरु में बिना नाम लिए अग्निपथ योजना पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, सुधार कुछ समय के लिए बुरे लग सकते हैं, लेकिन इसी से नए लक्ष्य हासिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल मिलेंगे तीनों सेनाओं के प्रमुख। पीएम मोदी को अग्निपथ योजना की देंगे जानकारी। सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन हुआ जारी। 5 कैटेगरी में होगी अग्निवीरों की भर्ती। ना पेंशन मिलेगी, ना ग्रेच्युटी। अग्निपथ योजना के खिलाफ कई राज्यों में प्रदर्शन। दिल्ली में रोकी गई ट्रेन। कोलकाता से लेकर जम्मू तक हुआ विरोध। राहुल गांधी चौथी बार आज ईडी के सामने हुए पेश। कल फिर राहुल का ईडी के सवालों से होगा सामना। राहुल गांधी से ईडी के कई सारे सवाल। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने राहुल गांधी को गड़बड़ी वाली बैठकों में शामिल होने की जानकारी मांगी। कुछ आंकड़ों से जुड़े सवाल का जवाब नहीं दे पाए राहुल गांधी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। ईडी और सीबीआई पर साधा निशाना। कहा, ईडी और सीबीआई ने ग्लो एंड लवली स्कीम चलाई है। कांग्रेस पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा ने राहुल पर देश के पैसे का दुरुपयोग का आरोप लगाया। कहा, भ्रष्टाचार से जुड़े हैं राहुल गांधी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हंगामे के चलते ईडी ऑफिस के बाहर खड़ी की गई सुरक्षा। 3 लेयर की बैरिकेड्स। नेशनल हेराल्ड केस में 23 जून को ईडी करेगी सोनिया गांधी से पूछताछ। आज सोनिया गांधी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल गई है। हत्याकांड में शामिल 3 मुख्य शूटर गिरफ्तार हो गए हैं। AK-47 और 8 ग्रेनेड भी बरामद हुए। मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली पुलिस का दावा, मूसेवाला को मारने के लिए ग्रेनेड बॉम्ब ले गए थे आरोपी। बॉम्ब फेंकने का पूरा प्लान था। अग्निपथ योजना पर कांग्रेस सांसदों ने राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। योजना के विरोध में राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया। कांग्रेस का राहुल गांधी की पेशी और अग्निपथ के विरोध में प्रदर्शन। देश भर में जंतर मंतर पर जुटे कांग्रेस नेताओं ने नारेबाजी की। पुलिस के रोकने पर बैरिकेडिंग पर चढ़े दीपेंद्र हुड्डा। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में भी भड़का प्रदर्शन। सड़क पर ही धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी। जम्मू में आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन। केंद्र पर सेना के निजीकरण का आरोप लगाया। प्रदर्शन की आग में अब भी बिहार जल रहा है। पटना में वामपंथी संगठन के छात्रों ने प्रदर्शन किया। तमिलनाडु में अग्निपथ योजना के विरोध में बंद का ऐलान। युवाओं का चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर प्रदर्शन। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ ठाणे में प्रदर्शन। एनसीपी ने जाम किया हाईवे। हिरासत में लिए गए एनसीपी के कई कार्यकर्ता। अग्निपथ विवाद में कूदा संयुक्त किसान मोर्चा। राकेश टिकैत ने 24 जून को पूरे देश में प्रदर्शन करने का ऐलान किया।
अग्निपथ पर हुए हंगामे से रेलवे का अब तक 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान, लगाया रेलवे ने आकलन। देश भर में प्रदर्शन को लेकर यूपी के हर शहर में अलर्ट जारी, भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। यूपी के वाराणसी में भारत बंद को लेकर मुस्तैद है पुलिस, आरएएफ और पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। बंद को देखते हुए नोएडा पुलिस अलर्ट मोड पर है, नोएडा में धारा 144 लागू। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी अग्निपथ का विरोध दिखा है, भारत बंद के समर्थन में प्रदर्शन भी हुआ। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में 2 युवक गिरफ्तार हुए हैं, तिरुपति रेलवे स्टेशन को निशाना बनाने की तैयारी का आरोप है। पुलिस के मुताबिक युवकों को भड़काने के लिए 2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे। दिल्ली के अकबर रोड से पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वापस भेजा, जंतर मंतर पर पुलिस ने जाने से रोका। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी मुस्तैद नजर आई पुलिस, सीसीटीवी के जरिए कड़ी निगरानी रख रही है, हर गतिविधि पर चौकन्नी है नजर। अग्निपथ पर मचे हंगामे के बीच पुलिस की पूछताछ जारी है, सिकंदराबाद में जीआरपी कर रही है जांच, सोशल मीडिया पर पैनी नजर। बिहार के जहानाबाद में भारत बंद को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है, रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रदर्शन के बीच तेलंगाना के करीमनगर में युवाओं को समझाते नजर आए अधिकारी, योजना को लेकर युवाओं को समझाया गया। अमृतसर में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है, आरपीएफ, जीआरपी और रेलवे इंटेलिजेंस की हर हालात पर नजर है। अग्निपथ पर विपक्ष के भारत बंद पर हंगामा हुआ, दिल्ली नोएडा में घंटों तक जाम लगा रहा। बंद से गुरुग्राम में परेशानी बढ़ गई, गुरुग्राम सीमा पर भारी जाम लग गया, भारत बंद को देखते हुए बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अग्निपथ के खिलाफ बंद से परेशान हो रहे हैं यात्री, यूपी के चंदौली में ट्रेनों के कैंसिलेशन और ट्रेन लेट ने लोगों की समस्या को बढ़ा दिया है। बिहार में लगातार प्रदर्शन के चलते लोग फंस गए हैं, भारत बंद को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है, ट्रेनें रद्द होने से यात्री बहुत परेशान हो रहे हैं। बिहार से जाने वाली ट्रेनें कैंसिल होने से परेशानी में मुसाफिर, आरा रेलवे स्टेशन पर टिकट कैंसिल कराने के लिए भीड़ उमड़ रही है लोगों की। भारत बंद को देखते हुए झारखंड में पुलिस प्रशासन चौकस है, राज्य के सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद। बिहार के रोहतास में भड़काने के आरोप में कोचिंग संचालक समेत 79 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अब तक 10 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बिहार के पालीगंज में उत्पात मचाने वाले के सबूत मिले हैं, पुलिस ने उपद्रवियों की तस्वीरें जारी की हैं। अग्निपथ योजना पर तनाव को लेकर जेडीयू की सफाई, केसी त्यागी ने राजनीतिक गठबंधन को मजबूत बताया, कहा कोई तनाव नहीं है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के भी अग्निवीरों पर बिगड़े बोल, कहा पार्टी ऑफिस में गार्ड के लिए अग्निवीरों को प्राथमिकता दूंगा। कैलाश विजयवर्गीय के विवादित बयान का केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने बचाव किया, कहा उन्होंने मजाक किया होगा। रांची में ओवैसी ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, कहा देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है मोदी सरकार। 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर पीएम मोदी हैं, बेंगलुरु को 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में वियतनाम के नेताओं के साथ बैठक की, बीजेपी को जानो कार्यक्रम के तहत की मुलाकात हुई है। महात्मा गांधी के पोते और पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी का राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से इनकार, विपक्ष के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। राष्ट्रपति चुनाव पर विपक्ष का उम्मीदवार अब तक तय नहीं है, पवार से सीपीएम नेता येचुरी ने मुलाकात की है, कल शरद पवार ने भी बैठक बुलाई है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय का विवादित बयान, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हिटलर से पीएम की तुलना की।
पीएम पर सुबोधकांत सहाय के विवादित बयान पर बरस गई है बीजेपी। कांग्रेस को हिटलर वाली मानसिकता का बताया। पीएम पर बयान के बाद बढ़ गया है विवाद। सुबोधकांत सहाय की टिप्पणी पर उन्होंने ही सफाई दी, कहा बयान नहीं पुराना नारा कहा था। अग्निपथ योजना पर भड़काऊ बयान पर कायम झारखंड कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, कहा कुछ गलत नहीं कहा, सिर्फ सच बताया। इंटरनेशनल खिलाड़ी संदीप नंगल मर्डर केस सुलझाने का दावा हो रहा है। मास्टरमाइंड के समेत 4 लोगों को कुल मिलाकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 शूटर्स भी इसमें शामिल हैं। तो मास्टर स्ट्रोक में आज हम सबसे पहले एक सवाल का विश्लेषण करेंगे और सवाल यह है कि क्या इस देश की राजनीति रिफॉर्म विरोधी है? रिफॉर्म्स यानी सुधार, और हम किसी खास पार्टी के सुधारों या खास पार्टी के राजनीतिक विरोध की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये सवाल भारत के इतिहास से लेकर अब तक किए गए सुधारों के आधार पर उठा रहे हैं। देश में अग्निपथ योजना को लेकर आग लगी हुई है। सरकार और सेना की तरफ से इसे सैन्य सुधार बताया जा रहा है, क्योंकि ये तर्क दिए जा रहे हैं कि इससे भारत की सेना की जो औसत आयु है वो कम हो जाएगी और पेंशन का जो खर्च है वो भी बच जाएगा। लेकिन देश इसे स्वीकारने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आज ये कहना पड़ा कि कुछ सुधार अभी खराब लग सकते हैं, लेकिन वो खराब हैं नहीं। सबसे पहले आप प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान सुनिए। स्टार्टअप्स और इनोवेशन का रास्ता आराम का, सुविधा का नहीं है, और बीते 8 सालों में देश को इस रास्ते पर तेजी से बढ़ने का रास्ता भी आसान नहीं था, सुविधा का नहीं था। कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म्स का लाभ आज देश अनुभव करता है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि क्या इस देश में सुधारों को लागू करना मुश्किल है, क्योंकि चाहे वो कृषि कानून रहे हो या फिर जीएसटी जैसा बिल, लगातार विरोध हुआ है। हम डिटेल में इसका विश्लेषण आगे करेंगे, लेकिन आज सबसे पहले आपको सेना की अग्निपथ योजना से जुड़े अपडेट्स बता देना चाहती हूँ। सरकार ने आज सेना में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया है। जुलाई में अग्निवीर योजना के थ्रू जवानों की भर्ती होगी। 8वीं पास को भी मौका मिलेगा। विरोध की इस लड़ाई में अब संयुक्त किसान मोर्चा भी कूद गया है। संयुक्त किसान मोर्चा 24 जून को अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन करेगा। इस बीच आंदोलन की वजह से अब तक कुल 597 ट्रेनें प्रभावित हो चुकी है। 208 मेल एक्सप्रेस और 379 पैसेंजर ट्रेन कैंसिल हुई हैं। तोड़फोड़ और आगजनी की वजह से रेलवे को 1000 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। इस बीच उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले 525 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकार को या सेना को शायद ही अंदाजा रहा होगा कि उसकी इस अग्निपथ योजना का इतना विरोध होगा, इतना कि लोग आगजनी और तोड़फोड़ पर उतारू हो जाएंगे। लेकिन ये सब हो रहा है आपके सामने, आपकी आंखों के सामने, हम सब देख रहे हैं। इस योजना को सरकार जल्द से जल्द लागू करना चाहती है, इसीलिए सेना में भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको तेज कर दिया गया है। आज थल सेना ने अग्निपथ योजना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के तहत थल सेना में अग्निवीरों की 6 अलग अलग कैटेगरीज में भर्ती की जाएगी। ये जो 6 कैटेगरीज हैं वो कौन सी है उसे जान लीजिए। पहली कैटेगरी है जनरल ड्यूटी, जिसके लिए कैंडिडेट को 45% नंबरों के साथ 10वीं पास होना चाहिए। दूसरी कैटेगरी है टेक्निकल, जिसमें कैंडिडेट को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश जैसे विषयों में 50% के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। तीसरी कैटेगरी है टेक्निकल एविएशन एंड एम्यूनिशन एग्जामिनर। इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। चौथी कैटेगरी है क्लर्क, स्टोर कीपर की, जिसमें 60% नंबरों के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। पांचवी कैटेगरी ट्रेड्समैन, जिसमें योग्यता सिर्फ 10वीं पास है। और छठी कैटेगरी भी ट्रेड्समैन की ही है, इसमें कैंडिडेट के लिए योग्यता सिर्फ 8वीं पास है। इस योजना के थ्रू जो भी सेना में भर्ती होने के इच्छुक हैं उन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा
उसके बाद सभी को ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके साथ वो भर्ती रैली में भाग ले पाएंगे। अग्निवीरों की भर्ती 3 अलग अलग फेजेस में चरणों में होगी। पहला चरण होगा फिजिकल टेस्ट का, दूसरा होगा मेडिकल टेस्ट का, तीसरा होगा लिखित परीक्षा का। इसके अलावा एनसीसी कैडेट्स को लिखित परीक्षा में अतिरिक्त नंबर मिलेंगे। लिखित परीक्षा में स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के भी एक्स्ट्रा नंबर्स होंगे। पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के बच्चों को भी फिजिकल फिटनेस टेस्ट में थोड़ी छूट जरूर मिलेगी। तो ये आज के नोटिफिकेशन की डिटेल थी जो हमने आपको बता दी है कि इन अग्निवीरों को सरकार की तरफ से सुविधाएं क्या क्या मिलेगी। अब जान लीजिए इनकी सैलरी और 4 साल के बाद एक मुश्त मिलने वाले रकम के बारे में पहले ही दिन बताया जा रहा था, लेकिन कुछ चीजें आज और ज्यादा क्लियर हो गई है। जैसे अग्निवीरों को किसी भी तरह की पेंशन या ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, ना ही उन्हें एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ECHS का फायदा मिलेगा। इसके अलावा CSD यानी कैंटीन की सुविधा भी नहीं मिलेगी, ना ही उन्हें पूर्व सैनिक का दर्जा मिलेगा, ना ही उनसे जुड़ी कोई सुविधा उनको मिलेगी पूर्व सैनिक से। अग्निवीरों को एक साल में सिर्फ 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। 4 साल के बाद अग्निवीरों को एक स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा। 10वीं के बाद भर्ती होने वाले अग्निवीरों को 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस बीच इस योजना को लेकर आप जानते हैं खूब राजनीति हुई, राजनीतिक मर्यादाएं लांघी भी जा रही है। बीजेपी के कुछ नेताओं के बयान अग्निवीरों को बेइज्जत भी कर रहे हैं। अब इस पूरी रिपोर्ट को आप गौर से सुनिए, देखिए और समझिए। कोई फायदा होने वाला नहीं है, उन युवकों को कहीं नौकरी मिलने वाली नहीं है। कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म का लाभ आज देश अनुभव करता है। फौज में भर्ती की अग्निपथ योजना पर शुक्रवार की तरह आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा तो नहीं हो रही है, लेकिन सियासत खूब है। और दोनों तरफ से है। आज सियासत का बड़ा बयान कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री सुबोध कांत सहाय ने दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर आपत्तिजनक शब्द कहे और फिर अपनी सफाई भी दी। मोदी जो मदारी के रूप में इस देश में आके और पूरी तरह से तानाशाही स्वरूप में आ गया है, मुझे तो लगता है हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। ये नारा है कि जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। नरेंद्र मोदी कहां से आ गए? अब उनसे पूछिए कि क्या चाल चल रहे हैं वो। मेरे छात्र जीवन से लेकर के ये सब राजनीति का एक स्लोगन है। ये बयान नहीं है, स्लोगन है। ये एक मुहावरा है, एक कहावत है। सुबोध कांत सहाय के इस बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है और पूरी पार्टी को हिटलर की मानसिकता वाली बताया है। हिटलर के राइट हैंड मैन रूडोल्फ हेस ने बाकायदा नाजी पार्टी के कन्वेंशन में एक नारा लगाया था, हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर। और भारत की राजनीति में भी वो नारा लगाया गया था उसी इमरजेंसी के दौरान 1975 में, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। और ये नारा किसी सामान्य नेता ने नहीं, कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने लगाया था। तो हिटलर की मानसिकता के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ये देश की जनता और राजनीति का इतिहास सीधा बयान कर रहा है। इधर आज कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति से मिलने भी गया। इस डेलीगेशन में कांग्रेस के 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत कई सीनियर नेता मौजूद थे। राष्ट्रपति जी को अग्निपथ योजना के खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया है। उन युवकों को कहीं नौकरी मिलने वाली नहीं है। 4 साल में कोई परफेक्ट ट्रेनिंग भी नहीं होगा और 4 साल के अंदर वो घर को भी आएगा तो उसको कोई पेंशन नहीं मिलेगा। हर जगह युवक रास्ते पे उतरे, इसीलिए उनका भविष्य से जुड़ा हुआ ये मामला है और बगैर किसी को पूछे सरकार ये योजना लाई है। प्रेसिडेंट से भी विनती की है
कि इसका डिस्कशन नहीं हुआ और इसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे। अग्निपथ योजना पर सरकार और सेना की तरफ से लगातार बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी विपक्ष संतुष्ट नहीं है। इसीलिए आज विपक्षी दलों की तरफ से भारत बंद बुलाया गया था। इसका कुछ राज्यों में आंशिक असर देखने को मिला भी। ज्यादातर जगहों पर प्रदर्शन में विपक्ष नजर आया तो कहीं कहीं छात्र भी नजर आए। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतरे। शिवाजी ब्रिज स्टेशन पर कांग्रेस युवा कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकी। महाराष्ट्र में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने पुणे में प्रदर्शन किया। हिमाचल के कांगड़ा में युवाओं ने झंडा यात्रा निकाली। पटना की सड़कों पर भी लेफ्ट छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु और राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल सभी जगहों से अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीरें आई तो कहीं बाजार भी बंद दिखे, लेकिन पहले की तरह हिंसा और आगजनी नहीं हुई। लेकिन राजनीति चरम पर है। बात जरा अग्निपथ योजना के खिलाफ जो हंगामा हो रहा है, तोड़फोड़ हो रही है, आगजनी हो रही है, इसकी कर लें। हमने पिछले शुक्रवार यानी 17 जून को देखा था कि कैसे इस योजना के खिलाफ कई राज्यों में छात्रों ने हिंसा की थी। सबसे ज्यादा नुकसान रेलवे को हुआ, खासतौर पर बिहार और तेलंगाना। यहाँ पर छात्रों ने रेलवे में खूब उत्पात मचाया, तोड़फोड़ की, आगजनी की। अब इसके नुकसान की डिटेल्स इन तमाम छात्रों को देखनी चाहिए। इस हिंसा में रेलवे को 1000 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। रेलवे के सभी जोन की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। अभी तक की जो रिपोर्ट हमारे पास है उसके मुताबिक करीब 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। बिहार के दानापुर डिवीजन में 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सिकंदराबाद डिवीजन में रेलवे को 14 करोड़ का नुकसान हुआ है। सिकंदराबाद में जो नुकसान है उसकी बहुत सी डिटेल्स हमारे पास आ गई है। सिकंदराबाद में उपद्रवियों ने 3500 बेड रोल जला दिए, 4500 माफ कीजिएगा, जिससे लगभग 22.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। 7 ट्रेनों के एक एक कोच के सभी विंडो ग्लास तोड़ दिए गए। इसमें 10.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एक कोच जलने से 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। शुक्रवार को भी ये सवाल हमने उठाया था और आज भी ये पूछ रहे हैं कि ऐसी घटनाओं में गुस्सा रेलवे पर क्यों निकाला जाता है। रेलवे के 1000 करोड़ रुपए के नुकसान करने से क्या हुआ, क्या हासिल हो गया? सरकारी संपत्ति का नुकसान करके क्या मिला? भारत में शायद ये परंपरा सी बन गई है, कभी आरक्षण के नाम पर, कभी नौकरियों के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। भारत को बहुत भारी पड़ता है और पड़ रहा है ये नुकसान। ग्लोबल पीस इंडेक्स के मुताबिक भारत में हिंसा के कारण 2021 में करीब 50 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यह देश के जीडीपी का करीब 6% है। यानी यह हिंसा देश की अर्थव्यवस्था को बहुत भारी पड़ती है। कितनी बड़ी विडंबना है कि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार रिफॉर्म्स लेकर आती है और फिर ऐसा ही हिंसक विरोध अर्थव्यवस्था की हालत और ज्यादा खराब कर देता है। अब आज जरा उन छात्रों की समस्याएं भी हमें सुननी चाहिए जो आर्मी के इन सारे के सारे भर्तियों में अपने आप को वहां देखना चाहते हैं, सेना में जाने के इच्छुक है और पिछले कई सालों से इसकी तैयारी कर रहे हैं। उनका सपना टूटा है, ये बात समझनी होगी, लेकिन विरोध और हिंसा में फर्क है ये समझते हुए। अग्निपथ योजना का सबसे ज्यादा विरोध बिहार में हुआ है, क्योंकि यहाँ का युवा सेना में भर्ती के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। जैसे आदित्य यादव की मेहनत उनके पसीने से लथपथ टी शर्ट में आपको दिख रही होगी। पिछले 5 सालों से रोज ऐसे ही सेना में भर्ती के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अब अचानक 4 साल की अग्निवीर योजना से उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया है। इसीलिए आदित्य बहुत आक्रोशित है कि सरकार को ये निर्णय वापस लेना चाहिए, जैसा भी ले। अगर नहीं लेगी 24 तक, धारा 144 से 25 को हम लोग फिर हंगामा करेंगे। कब तक चलेगा? कृषि बिल वापस हो सकता है, हम लोग बिल वापस नहीं हो सकता है, ये भी होना चाहिए। सरकार जब उतरी है नहीं करेगी, हम लोग अपना करेंगे। ट्रेन जल रही है, आपको दिख रहा है, इनको दिख रहा है, उनको दिख रहा है, हम लोग की जिंदगी जरूर नहीं दिख रहा है। ये कहानी सिर्फ आदित्य की ही नहीं है, बल्कि उन सभी युवाओं की है जो फौज में जाना चाहते थे, लेकिन सरकार के एक फैसले से उनकी सारी उम्मीदें टूट गई हैं। चौक पे हम लोग धरना दिए थे, सामने पूरा चुपचाप बैठ के हम लोग दंगा फसाद मतलब तोड़-फोड़ एक चीज भी नहीं किए थे लोग। अग्निवीर जो अभी का फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट से खुश हैं आप? खुश नहीं हम लोग। क्या सोचते हैं?
सोचते हैं यही कि मतलब अगर जो 21 में ज्वाइन हो जाए तो 25 बाद हम लोग क्या करेंगे। 25 साल बाद तो बेरोजगारी, एक बहन है, बहन की शादी हो जाए फिर बेरोजगार, आने वाले समय में उससे कुछ नहीं होने वाला है। मैं प्रैक्टिस इसलिए छोड़ा हूँ कि मेरा जो रिटर्न था, जो बचा था, लास्ट उम्र था, मेरा लास्ट जीडी था, रिटर्न बचा था, वो कैंसिल हो गया। इससे मैं बहुत नाराज हूँ, सरकार से भी नाराज हूँ। और रिटर्न कैंसिल हुआ, लेकिन उम्र अग्निवीर में तो बढ़ा दी ना, वो मौका तो भी है आपके पास। मौका है, लेकिन अभी पिछले नियम में भी तो मौका था ना, 23 साल तक था, नर्सिंग था, 21 तक जीडी था, उसके बाद नर्सिंग है, टेक्निकल है, आप किस में भी जा सकते हैं। तो पिछली बार भी तो मौका था ना, उससे तो कोई फायदा है नहीं। मेरा भी तो कुछ सपना है कि मैं बड़ा होकर ये करूँगा। तो बिहार के युवाओं की परेशानी ये भी है कि सारी राज्य सरकारें अग्निवीरों के लिए 4 साल के बाद नौकरी में आरक्षण का ऐलान कर रही है, लेकिन बिहार में ऐसा कोई ऐलान हुआ ही नहीं है। 5 साल से बारिश हो, धूप हो, मतलब जो भी होता है ना, ठंडी हो, हम लोग दौड़ते हैं। 5 साल से रेगुलर दौड़ते हैं। सरकार को कहा, सरकार को इसका कोई नहीं, 1 मिनट का किया, फैसला लिया और चेंज कर दिया कि 4 साल का होगा। अगर ऐसा रूल है तो नेता के खिलाफ भी होना चाहिए, वो भी 4 साल का, 2 साल के लिए उसका भी होना चाहिए, वो भी 2 साल के लिए उठे, 2 साल के बाद बैठ जाए। एक बार ही वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री जो भी हो 1 साल के लिए बने, दोबारा वो नहीं बने। ये सब रूल आम लोग के लिए लगता है, नेता वगैरह के लिए ये सब रूल नहीं लगता है। तो आप मुझे जो MP वाले हैं सरकार, वो बोला कि हम बाहें खोल के स्वागत करेंगे इन सब लोगों को। ऐसे नीतीश भी बोले कि हम लोग इन सबको स्टेट में लगाएंगे, इस सबको नौकरी देंगे। बिहार सरकार नोटिस जारी करे, बताए कि हम लोग 75% जो बचेंगे उसको क्या देगा, कहाँ नौकरी देगा। एक रूल रेगुलेशन बनाए कि हाँ आप लोग अग्निवीर से आइए, आपको यहाँ पे हम नौकरी देंगे। या कि देश के प्रति हम लोग का कुछ प्रेम भाव और सब खत्म हो चुका है। अगर हम लोग को, अब आपसे हम क्या बोले, अगर हम लोग चाहें ना तो ISI भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा क्यों, ये स्थिति क्यों बन जा रही है? हम लोग पूरा करियर बर्बाद करते हैं। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, आपको बता रहे ना, कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ काम नहीं सीखे हैं। जाकर दौड़ेंगे, विदेश जाएंगे तो दौड़ेंगे जाकर, वहाँ पे भी काम सीखना पड़ता है, वेल्डिंग मारना पड़ता है। ये समस्याएं समझ में आती हैं, इन समस्याओं का हल निकालना होगा, लेकिन हिंसा का रास्ता अपनाकर तो नहीं हो सकता। अग्निपथ पर आग की जो लपटें पिछले 6 दिनों से देश में देखी जा रही है, ये किसी नई योजना पर विरोध का पहला मामला तो नहीं है। भारतीय राजनीति के इतिहास के पन्ने आप पलट लीजिए, साफ आपको दिखेगा कि देश में जब भी किसी बड़े बदलाव का ऐलान हुआ है, उस पर विरोध की आग भड़कने में देर नहीं लगी है। फिर चाहे योजना लॉन्ग टर्म में देश के फायदे की हो या फिर शॉर्ट टर्म में। पहले 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर उस विरोध प्रदर्शन की है जो 1991 में नरसिम्हा राव सरकार के आर्थिक उदारीकरण के खिलाफ हुई। दूसरी तस्वीर उस विरोध प्रदर्शन की है जो तब भड़का जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने देश में कंप्यूटर की शुरुआत की थी। ये तस्वीरें हमने आपको मिसाल के तौर पर दिखाई है, और ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो आज देश की तरक्की की नींव मानी जाती है, वो कभी उसी तरह विरोध का शिकार हुई जैसे आज अग्निपथ हो रहा है। तो सवाल ये है, और बहुत लाजमी सवाल है, कि क्या भारतीय राजनीति रिफॉर्म विरोधी है? क्या वोट बैंक की राजनीति रिफॉर्म के रास्ते में एक बड़ा रोड़ा है? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि हमारे इतिहास में कई ऐसी योजनाओं का विरोध दर्ज है जिन्हें आज सुनकर भी यकीन आप नहीं कर पाएंगे। रेलवे की शान कही जाने वाली राजधानी ट्रेन को चलाने का ऐलान आपको पता है 3 मार्च 1969 को किया गया था। तब इस ट्रेन को चलाने का विरोध नौकरशाहों और विपक्षी दलों ने किया था। सही सुन रहे हैं आप। उस समय दलील ये दी गई कि इतनी महंगी ट्रेन में सफर करना आम आदमी कैसे अफोर्ड करेगा, यात्री नहीं मिलेंगे हमको। आज स्थिति देखिए, राजधानी ट्रेन देश भर में लोकप्रिय है, और कितनी है वो आप जानते हैं। 1985 में राजीव गांधी सरकार ने देश में कंप्यूटर लाने का ऐलान किया। तब इस योजना का विरोध देश भर के कर्मचारी और मजदूर संगठनों ने किया था, और विरोध ये कहकर किया गया कि हाथ से होने वाला कंप्यूटर से होने लगेगा काम तो इंसान के लिए नौकरियों के अवसर खत्म हो जाएंगे। असर ये हुआ कि भारत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ा। इस फैसले का असर ये हुआ, करोड़ों रोजगार दिए। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने आर्थिक उदारीकरण यानी विदेशी कंपनियों के देश में आने का रास्ता खोल दिया। तब विपक्षी पार्टियों ने इस फैसले का पुरजोर विरोध किया था। विरोध के पीछे दलील क्या दी कि IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड संस्था के दबाव में देश की अर्थनीति से खिलवाड़ किया जा रहा है। इस फैसले का असर क्या हुआ? आर्थिक उदारीकरण ने देश में करोड़ों रोजगार बढ़ाए, आम आदमी की आमदनी को बढ़ाया।
आज दुनिया में सबसे तेज बढ़ती विकास दर वाला देश हमारा भारत है। 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार पर संकट आया था, याद कीजिए, न्यूक्लियर बिल के कारण आया था। तब सरकार में शामिल लेफ्ट पार्टियों और विपक्ष ने इस विधेयक का विरोध किया था। दलील क्या दी कि अमेरिका के दबाव में यह फैसला लिया जा रहा है और इससे भारत का परमाणु कार्यक्रम प्रभावित होगा। फैसले का असर क्या हुआ? न्यूक्लियर समझौते से परमाणु बिजली कार्यक्रम की रफ्तार बढ़ गई। सितंबर 2020 में आई कृषि सुधार कानून का विरोध देश भर में अभी तक लोगों को याद हुआ था। कृषि सुधारों के विरोध में किसान संगठन और विपक्ष एक साथ उतर आए। दलील क्या दी गई? इससे खेती पर कॉर्पोरेट का कब्जा हो जाएगा, किसान आजाद नहीं रहेगा। किसानों के लंबे विरोध प्रदर्शन के बाद मोदी सरकार को कानून वापस लेना पड़ा। रिफॉर्म के कानून पर सियासी विरोध का सबसे बड़ा उदाहरण तो जीएसटी है। भारत में जीएसटी व्यवस्था यूपीए सरकार लाना चाहती थी। उस वक्त बीजेपी इसका विरोध कर रही थी और फिर जब बीजेपी सरकार जीएसटी लागू करने के लिए आगे आई तो कांग्रेस ने इसका विरोध शुरू कर दिया। यही हुआ है हर बार। दोस्तों, आज टैक्स व्यवस्था एक जैसी लागू हो गई कि नहीं हो गई? रिफॉर्म का राजनीति के दांवपेच में फंसने का सबसे बड़ा उदाहरण है जीएसटी। जब यूपीए की सरकार थी तो इसी जीएसटी का विरोध बीजेपी किया करती थी। प्रधानमंत्री मोदी, जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो भी इसका विरोध करते थे और कांग्रेस इसे लागू करने के लिए अड़ी हुई थी। जब तक आप आईटी नेटवर्क खड़ा नहीं करते, जीएसटी कभी सफल नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री के समर्थन में जो पार्टियां खड़ी हैं वे भी बोल रहे हैं, तमिलनाडु भी बोल रहा है, और इसलिए रिफॉर्म का एजेंडा वे लागू नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए सिर्फ प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी और उनकी सरकार जिम्मेवार है। हम जीएसटी लाए हैं और हम पास कराना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जीएसटी में कुछ सुधारों के साथ उसे लागू किया। तब वही राहुल गांधी इसे गब्बर सिंह टैक्स करार देते नजर आए। उनकी सरकार ही लागू करने पर अड़ी रही। जीएसटी देश में बिजनेस का तरीका बदल दिया है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो क्या ये संभव था? नहीं था। भारत आज दुनिया की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पूरे देश ने प्यार से, खून पसीने से अर्थव्यवस्था खड़ी की है, नष्ट हो जाएगी। नरेंद्र मोदी कहते हैं नहीं, मैं तो 12 बजे रात को गब्बर सिंह टैक्स लागू करके ही दिखाऊंगा। कर दिया। ये बयान काफी है ये समझने के लिए कि कैसे देश में रिफॉर्म राजनीति का शिकार हो जाता है, लेकिन ये रिफॉर्म देश के लिए किसी इंजेक्शन का काम करते हैं। जीएसटी भी भारतीय अर्थव्यवस्था में वही इंजेक्शन दे रहा है। राजनीति चाहे जितनी हो, लेकिन रिफॉर्म देश के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जब जब देश में विरोध को झेल कर रिफॉर्म लागू किए गए, उसके नतीजे कुछ सालों बाद देश के लिए फायदेमंद साबित हुए हैं। 1960 के दशक में देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। इसका असर क्या हुआ? अनाज की कमी वाला देश अनाज का निर्यातक बन गया। आर्थिक उदारीकरण, जब देश में ये लाया गया तो बड़ी बड़ी आशंकाएं जताई गई। असर क्या हुआ? ग्लोबल कंपनियों में अच्छे वेतन वाली नौकरियां मिली। देश की विकास दर दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। 70 के दशक में वर्गीस कुरियन ने श्वेत क्रांति की शुरुआत की। असर ये हुआ कि देश के दूध उत्पादन में जबरदस्त इजाफा हुआ। अमूल जैसी कंपनी श्वेत क्रांति की ही देन है। देश में आधार कार्ड योजना लाई गई। इसके कई तरह के विरोध हुए। डेटा चोरी है, निजता का हनन है जैसी खूब सारी दलीलें दी गई। फायदा क्या हुआ? सरकारी योजनाओं में हेराफेरी बंद हो गई। फर्जी लाभार्थियों की पहचान में 2.22 लाख करोड़ रुपए बच गए। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर कार्ड पर भी देश में हंगामा होता रहा है और होता है आजकल। लेकिन इन दोनों सुधारों का फायदा ये हुआ कि चुनाव में धांधली पर लगाम लग गई। ये रिफॉर्म्स थे जिनका समर्थन अगर नहीं हुआ तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। मास्टर स्ट्रोक में अब बात पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ से बने बुरे हालात के बारे में करनी है। पूर्वोत्तर के राज्यों में कई दिनों से भारी बारिश हो रही है।
बीते एक सप्ताह से असम में बाढ़ की वजह से बुरा हाल है। असम की बड़ी नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। नदियों में आए उफान से पूरे असम में बाढ़ आ गई है। राज्य के 35 में से जो 33 जिले हैं उनमें बहुत बुरे हालात हैं। 5000 से ज़्यादा गाँव में पानी भर चुका है। 43 लाख लोगों की जिंदगी पर बाढ़ का बुरा असर पड़ा है। बाढ़ और भूस्खलन से 73 लोगों की मौत हो चुकी है। असम में राहत और बचाव का काम चल रहा है, लेकिन राज्य पर आपदा बहुत भारी है। आप रिपोर्ट से समझिए। बाढ़ पीड़ित लोग हैं, इससे आप पूछ सकते हैं। खाना पीने का कोई तो ऐसा व्यवस्था हुआ नहीं अभी तक। ক্যাম্পে আসি আমরা কি খাই কি না হয়। असम के आसमान पर बादलों ने ऐसा डेरा डाला है कि बीते हफ्ते भर से बर्बादी बरस रही है। सूखी जमीन लोगों के लिए सपना हो गई है। दूर दूर तक बाढ़ का विस्तार है, आपदा की मार है। नदियों में बाढ़ आई तो गांव पानी से घिर गए। गांव के आसपास बने ताल तलैया भी जब पानी का बोझ नहीं सह पाए तो बांध टूट गए। बारिश और बाढ़ की मार से असम की जमीन जर्जर है। पानी की धार से पहाड़ खिसक रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं। ये तस्वीरें असम के अलग अलग इलाकों से आई हैं। गांव के गांव पानी में समा गए हैं। गांव में 3 से लेकर 5 फीट तक पानी भर गया है। घर बार का जरूरी सामान सब कुछ पानी की भेंट चढ़ गया है। जो थोड़ा बहुत लोग बचा सके उसे कंधों पर सहेजकर सुरक्षित जगहों को खोजा जा रहा है। लेकिन 33 जिलों में हालात ऐसे हैं कि दूर दूर तक सूखी जमीन नहीं दिख रही। हाईवे के किनारों पर बची सूखी जमीन पर लोग तिरपाल लगाकर बारिश और बाढ़ से बचने की कोशिश में लगे हैं। पूरे असम का हाल कमोबेश ऐसा ही है। न गांव में गांव झील बन चुके हैं, सड़कें पानी में गुम हैं और लोगों की जान बचाने का साधन बचे हैं केले के तने। इन्हें मेकशिफ्ट नावों की तरह इस्तेमाल करके लोग गांव से निकल रहे हैं। अपने मवेशियों को लेकर सूखी जमीन की तलाश में निकल रहे हैं। असम का बोंगई गांव बाढ़ में डूबा हुआ है। गांव के गांव पानी से घिरे हुए हैं। लोग जान बचाकर गांव से निकल रहे हैं। घर छोड़कर सरकार के बनाए शेल्टर्स में शरण लेने के अलावा उनके पास अब कोई रास्ता नहीं है। 100 घर इन द मीन टाइम नदी में चला गया। अभी बाकी अगर प्रोटेक्शन का वर्क नहीं किया जा सकता तो फिर गांव के गांव चला जाएगा। इस जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र सिर्फ मैप में रहेगा, प्रैक्टिकली नहीं रहेगा, प्रैक्टिकली ख़त्म हो जाएगा। 40 से ज़्यादा गांव अभी आपका ये जो भूमि कटाव जो प्रॉब्लम है, जो इरोशन का प्रॉब्लम है, इससे अफेक्टेड हो रहा है। लगभग आपका 400 से 500 परिवार फैमिली यहाँ पर है, कैंप पे है, वहाँ पे भी है। हाँ, कोई बहुत जो मैंने यहाँ का गांव का लोग है, जहाँ पे मिला वहीं जाके वो मतलब अपना पड़ोसी है, अपना जान पहचान का है, वहाँ पे जाके वो जो वहाँ पे जगह लिया है। ये बक्सा की तस्वीर है। असम के हर बाढ़ प्रभावित इलाके में इसी तरह राहत और बचाव का काम चल रहा है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान गांव में फंसे लोगों को नावों के सहारे निकाल रहे हैं। कमजोरों, बुजुर्गों को सेना का सहारा वरदान की तरह है। असम के करीमगंज में भी बाढ़ ने बस्तियों को तबाह कर दिया है। सड़क, मकान, खेत खलिहान सब पानी में डूब गए हैं। अभ्यास के सहारे ही लोग पानी में डूबी सड़कों पर चल रहे हैं। सरकारी कैंपों में पहुंचने के लिए नावों का सहारा लिया जा रहा है।
बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।